त्रिविमीय विभव बॉक्स में ऊर्जा अवस्था घनत्व डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स इन 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। त्रिविमीय बॉक्स के लिए कल हमने कोई भी कण उसके अंदर है और वो गतिशील है तो उसके लिए जो संबद्ध तरंग फलन है उसका मान हमने कल निकाला था और उसकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा अवस्था है, उसका भी समीकरण हमने निकाला था। और आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा अवस्था घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। ऊर्जा घनत्व आप जानते हैं, ऊर्जा अपॉन आयतन, एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा, ठीक है, वो हम निकालने जा रहे हैं। तो ऊर्जा अवस्था घनत्व को ज्ञात करने के लिए त्रिविमीय विभव बॉक्स की कल्पना करते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की केवल गतिज ऊर्जा होती है, अर्थात विभव ऊर्जा शून्य होती है। यानी स्थिति ऊर्जा की बात कर रहा है, वो शून्य है, जो भी है वो गतिज ऊर्जा है। तो बॉक्स के परिसीमा पर विभव अनंत माना जाता है। जो भी हमारे पास बॉक्स है, चाहे वो हमारे पास ये घन हो, आयताकार षटफलक हो, इस तरह से, ठीक है। तो घन है तो A=B=C हो जाएगी, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी, बराबर हो जाएगी। और उसके लिए कल हमने निकाला था क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार स्थायी अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो तरंग फलन है उसके अंदर, बॉक्स के अंदर, वो साई XYZ का फलन होगा और उसका मान 2/A की घात 3/2 sin nx π/a इंटू x sin ny π/a y और sin nz π/a इंटू z, ये हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी से आगे हम आज यहाँ अध्ययन करेंगे। तो विभव बॉक्स में गतिशील कण की कुल ऊर्जा के संभावित जो आइगन मान है वो भी समीकरण 2 के द्वारा कल हमने पढ़ा था। तो समीकरण 1 तरंग फलन के लिए था और आइगन मान जो ऊर्जा के हैं वो यहाँ पे π²a²/2ma², यहाँ पे ये nx², ny² और nz², उसको हम इस तरह से n² मान लें तो ये समीकरण 2 इस रूप में आप लिख सकते हो। और n² इस तरह से nx, ny, nz के समुच्चय पर निर्भर करेगा। तो समीकरण 2 से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा धनात्मक पूर्णांक जो कि nx, ny, nz है उन पर निर्भर करती है और nx, ny, nz का जो एक समुच्चय है वो संभावित ऊर्जा अवस्था को व्यक्त करेगा। अतः धनात्मक पूर्णांक के लिए ऊर्जा परास 0 से E के मध्य वे ही ऊर्जा अवस्थाएं होगी जिनके संगत बिंदु nx, ny व nz का एक समुच्चय यानी n त्रिज्या के गोले के प्रथम अष्टांक में होता है, ऑक्टेंट में होता है। जैसे ये हमारे पास r त्रिज्या का एक गोला बना दिया, ठीक है ना। और हम जानते हैं जैसे गोला है और इसके हम कितने टुकड़े, बिल्कुल नीचे से आधा काटेंगे तो हेमिस्फीयर हो जाएगा, फिर उसके और टुकड़े करेंगे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे इसमें, एक आड़ा काटा यूँ तो 2 हो गए, फिर उसको वापस ऊपर से काटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और फिर उनके वापस 2-2 करें तो 8 हो जाएगा, ठीक है। ये एक भाग इस तरह से करेंगे तो ये 8वां भाग कह रहा है, इसलिए इसको ऑक्टेंट होते हैं। तो E तथा E+DE ऊर्जा परास में संभावित है ना, ये जो चित्र है उसमें ये छोटा गोला है वो E त्रिज्या के लिए है और ये E+DE हो गया, यानी इनके बीच में ऊर्जा परास कितना हो गया, D हो गया। ये N और N+DN समुच्चय एक तरह से हो गया, ठीक है। तो E तथा E+DE ऊर्जा परास में संभावित ऊर्जा अवस्थाओं को ज्ञात करने के लिए एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं जिसके x, y व z अक्षों के अनुदिश क्रमशः nx, ny व nz पूर्णांक लिए गए हैं, जैसा कि चित्र 1 में हमने ये देखा है, ठीक है। एक में n है छोटे वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए n+dn है और ये n1, n2, n3 जिसको यहाँ पे nx, ny और nz, ठीक है, इस तरह से हम आगे लिखेंगे। तो इस निर्देश तंत्र में निर्देशित किया गया है कि एक बिंदु nx, ny जो nz है हमारे पास समुच्चय के को व्यक्त करता है, अर्थात एक ऊर्जा अवस्था को व्यक्त करेगा। तो समीकरण 3 जो कि एक निर्देश तंत्र में गोले का समीकरण है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक गोले की समीकरण ही होती है, ठीक है ना। और nx, ny, z यहाँ एक समुच्चय को बताएगा। तो ये जो गोले की समीकरण है कौन सी, ऊपर हमने समीकरण 3 जो देखी है,
जो कि एक निर्देश तंत्र में गोलक समीकरण है के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि यदि निर्देश तंत्र में मूल बिंदु को केंद्र मानकर n त्रिज्या का एक गोला खींचे तो इसके आयतन में प्रथम अष्टांकश में वे सभी बिंदु होंगे जिसके संबंध 0 से n तक nx, ny व nz के धनात्मक मान होंगे, अर्थात उन सभी ऊर्जा अवस्थाओं को निहित करेगा जिनसे संबंध nx, ny व nz का समुच्चय 0 से n के मध्य होंगे। ठीक है ना, तो ये n त्रिज्या का एक गोला हो गया, इसमें nx, ny ये जितने भी बिंदु हैं वो सब इसमें उसके बताएंगे अंदर। इसी तरह से n प्लस dn के लिए ये यहाँ पे इस बड़ा वाला गोला होगा, तो dn के लिए जो होंगे वो इस तरह से ये एक लेयर हो गई, अंदर की लेयर, एक बाहर की लेयर, इसके बीच में जो ये एक तरह से रिंग आ रही है उसका जो आयतन होगा उसमें जितने बिंदु होंगे वो इस ऊर्जा परास को व्यक्त करेंगे। तो देखिए हम पढ़ते हैं कैसे इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ ये दर्शा रखा है कि 0 से E के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या कितनी होगी, है ना। 0 से E के लिए n त्रिज्या का गोला है तो उसका आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब, r की जगह n आ गया तो n क्यूब हो गया। फिर उसका 8वां हिस्सा, तो ये उसका जो आयतन होगा वो 0 से E के मध्य की ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या को बताएगा। तो एक ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन की, लेकिन हम जानते हैं 2 चक्रण अवस्थाएं हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन तो आ गया लेकिन वो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज तो उसकी 2 अवस्थाएं हो गई, तो फिर उसमें अपन फिर 2 का भाग देंगे, यानी 2 का भाग नहीं 2 से गुणा करेंगे तो उसकी कुल अवस्थाएं इस तरह से 2/8 4/3 n क्यूब इस तरह से हो जाएगी। और ये 4 दूनी 8 दोनों 8 8 कट गए तो ये π/3 n क्यूब बच जाएगा। तो 0 से E के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या आ गई। इसी प्रकार 0 से E प्लस डी के मध्य अब जो अवस्था निकालनी है तो ये जो ऊपर सूत्र था हमारे पास, इसमें n की जगह क्या आ जाएगा, n प्लस dn आ जाएगा, और सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आया था। इसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे तो π/3 n क्यूब की जगह n प्लस dn की क्यूब हो जाएगी। तो अगर बीच में ये तो हुआ हमारे पास 0 से E के मध्य और ये हुआ 0 से E प्लस डी के मध्य, तो E तथा E प्लस डी के मध्य निकालना हो तो इन दोनों को क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास सूत्र आ जाएगा। दोनों में π/3 कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास n प्लस dn क्यूब को खोल देंगे तो ये पूरा सूत्र आ जाएगा और n क्यूब पीछे रह जाएगा, n क्यूब से n क्यूब कट जाएगा और हमारे पास जैसे 3n² dn प्लस 3n dn² प्लस dn क्यूब रह गया। ठीक है, उसमें भी ये कह रहा है 3n dn² और dn क्यूब, यानी dn बहुत स्मॉल है तो क्यूब भी नगण्य होगा, उसको हटाते हैं, dn² भी नगण्य होगा, केवल ये कह रहा है इसकी एक घात रहेगी, यानी dn को आप नगण्य नहीं मानेंगे तो ये 3n² dn बचेगा और 3 से 3 फिर कट जाएगा तो हमारे पास ये πn² dn बच जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सूत्र हमारे पास इस E और E प्लस डी के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, πn² dn रह जाएगी। तो समीकरण 3 से फिर हम n का मान भी यहाँ रख देंगे, तो ये पाई और n ये रख दिया आपने, ठीक है, n² और ये dn d में फिर यहाँ पे ये n का मान रख दिया। तो dn e इस तरह से अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये सूत्र हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए E तथा E प्लस डी के मध्य संभावित ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या प्रति ऊर्जा परास प्रति एकांक आयतन को ऊर्जा अवस्था घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट से परिभाषित करते हैं और इसका मान इस तरह से ये जो ऊपर है इसको हल करने के बाद आया है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया मैं बता दूं। यहाँ देखिए ये जो सूत्र था हमारे पास 3 से n का मान रख दिया, इसलिए ये तो दोनों n का मान है, लेकिन आगे अगर इसको हम फिर हल करेंगे, ये इसका अवकलन है तो बाहर पाई है, ये 2ma² है, e है अपॉन π² h² है, ठीक है, और अंदर जो अवकलन है वो e की घात हाफ है और e की घात हाफ का क्या रह जाएगा, हाफ e की घात माइनस हाफ, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे 1/√e एक तरह से नीचे रह जाएगा और बाहर e था तो दोनों कट के केवल √e रह जाएगा। इसलिए आपको ये समझ में आ रहा है ऊपर √ क्यों आया, √e बचेगा, बाकी तो सब कांस्टेंट है। ये 2 है और ये √2 है तो 2 की घात 3/2 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से m भी 3/2 हो जाएगा, π² भी 3/2 हो जाएगा, h² भी 3/2। यहाँ पे ये घात 1/2 है और यहाँ पे ये 1 है, इसलिए ये 3/2 आ रहा है,
ठीक है। तो ये जो सूत्र आ रहा है वो आप लास्ट में ऊर्जा अवस्था घनत्व को बताएगा, और इसको हम ZE से लिख दिए DNE/DE। एकांक प्रति एकांक आयतन को ऊर्जा अवस्था घनत्व निकालें तो इस तरह से उसको हम DNE/DE कर देंगे, और इसका 1/A³ भी उसका जो आयतन है, हमने पहले ही कहा था इस तरह से हमारे पास घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है यानी A है, तो उसका आयतन कितना होगा A³ होगा। ठीक है, तो DN/DE को हम A³ से भाग दे रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये जो सूत्र है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में A³ आ गया, तो हमारे पास केवल बचेगा π/2m π² की घात 3/2 √E। ये इस तरह से ऊर्जा अवस्था घनत्व को व्यक्त करेगा। धन्यवाद।